हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडिफाई क्लासेस। स्टूडेंट, आज हमारी ये इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लास 2 रहने वाली है। इससे पहले के वीडियो में हम ऑलरेडी क्लास 1 को डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ा था जो कि फॉर श्योर आपके एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। और आज हम बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। कहीं ना कहीं हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, अगर उसके रूट्स की हम बात करते हैं तो ये हमारे जो ह्यूमन राइट्स और जो सोशल जस्टिस को लेके जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जो भी मूवमेंट हुए हैं ग्लोबल लेवल पे, उनमें हमारी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन के रूट्स दिखाई देते हैं। यानी ये जर्नी, जो ये मूवमेंट की जर्नी है, ये हमसे क्या कहती है? एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी और डिसेबिलिटी डिजर्व टू राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलने का अधिकार है, चाहे वे बच्चा किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो या किसी भी तरीके का हो। बच्चे को शिक्षा, समान बच्चों की तरह शिक्षा लेने का अधिकार है, को मिलना भी चाहिए। और यही कारण है कि आप 20th सेंचुरी में देखेंगे कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी बच्चे थे, उनको अलग अलग एक सेपरेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले उनको एजुकेशन मिलती ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि उनको भी शिक्षा मिलने का अधिकार है, तो उनके लिए एक सेपरेट एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया, सेपरेट इंस्टीट्यूशंस में उनको एजुकेशन देने की बात की गई। अभी आप इंक्लूसिव एजुकेशन से पहले दो कंसेप्ट और पढ़ेंगे, जहां पे हम सेपरेट एजुकेशन की बात करेंगे और एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करेंगे। बट वो आने वाले हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो सेपरेट इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे 20th सेंचुरी में बच्चों को अलग अलग इंस्टीट्यूशन में क्या किया गया कि उनको एजुकेशन दिया जाने लगा, क्योंकि एजुकेशन उनका भी हक था एजुकेशन लेने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई डिसेबिलिटी है तो वो बच्चे अब एजुकेशन नहीं ले सकते, उनका शिक्षा का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ठीक है, इसीलिए उनको सेपरेट एजुकेशन, सेपरेट इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन देने का जो प्रावधान है वो किया गया। और इसी ये चीजें जो आपको देखने को मिलेगी वो 20th सेंचुरी में देखने को मिलती हैं। क्लियर? आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी नोट डाउन है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। सलमान का स्टेट में 1994 बाय यूनेस्को द्वारा अडॉप्ट किया गया। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्लीज इसकी डेट जरूर याद रखिएगा। और यूनेस्को का फुल फॉर्म मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सलमान का स्टेटमेंट 1994 बाय यूनेस्को द्वारा वहां पे एक चीज अडॉप्ट की गई थी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक इफेक्टिव टूल माना जाता है। किस चीज के लिए? कि जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन फैला रहता था, यानी जो डिसेबल लोगों को देख के लोग अपने से दूर रखते थे, उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ पढ़ना तो बहुत दूर, उनके साथ एक जगह रहना नहीं पसंद करते थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए उन्होंने इंक्लूसिव स्कूल्स को सबसे बेस्ट एक टूल के रूप में माना था। और ये बात किसमें? सलमान का स्टेटमेंट 1994 बाय यूनेस्को द्वारा ये चीज अडॉप्ट की गई थी कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा टूल है जिससे हम सारे जो समाज में डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म करके सभी तरीके के लोगों को एक साथ लाकर एक जगह हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो वहां से इंक्लूसिव एजुकेशन की कहीं ना कहीं जो बात है वो उठ के आती है। और ये सबसे पहले सलमान का स्टेटमेंट 1994 में इसकी बात की गई है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? और अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में ये कंसेप्ट कैसे आया, इंडियन अगर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो जो हमारा IEDC 1974, ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन 1974, इसमें हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन की जो आपको बात है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे इस तरीके से ये कंसेप्ट डेवलप हुआ था कि हमें जो एजुकेशन है वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी हमको एक तरीके से उनको इंटीग्रेटेड एजुकेशन देनी है, जहाँ पे हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं वो भी और जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं वो भी एक साथ वहां पे पढ़ाई कर सके, यानी इंटीग्रेट करके हमें एजुकेशन देनी है। और इस चीज को स्ट्रेंथन कौन करता है? PWD एक्ट आपका जो 1995 में आया था, ये एक्ट, और जो हमारा RTE एक्ट है, RTE एक्ट 2009,
ये क्या करता है, आईईडीसी प्रोग्राम को काफी स्ट्रेंथनिंग करता है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 और आरटीई एक्ट 2009 ये इनको स्ट्रेंथन करता है। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें से आपको जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि आईईडीसी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो आपको इंटीग्रेट एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन बताना है। इसकी डेट आपको याद रखनी है 1974 है। ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है 1995, ये कब आया था, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आपको बताना है 1995। क्लियर। और राइट टू एजुकेशन तो आपको पता ही 2009 में आया था। तो इन सारे एफर्ट से हमें क्या पता चलता है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक जस्ट अ प्लेसमेंट नहीं है, वो एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन है सभी बच्चों का, और लर्निंग फॉर ऑल है कि सभी बच्चों को सीखने की जो उत्सुकता है, जागरूकता है, उनको पूरी की जाए। बच्चों के शिक्षा के अधिकार को ना छीना जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए, उनके शिक्षित होने को मजबूत किया जाए। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट ही ये है कि जहाँ पे हम एक साथ सारे ही बच्चों को लाके एक कक्षा में एक करिकुलम के साथ पढ़ाते हैं बिना किसी भेदभाव के, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। क्लियर है आप लोग को यहाँ तक की बात, इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज की, कि जो हमारा इंक्लूजन है वो क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल है और उसकी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या है। देखिए, इंक्लूजन के प्रिंसिपल से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंक्लूजन क्या है। तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज इंक्लूजन। इंक्लूजन को हिंदी में हम कहते हैं समावेशन। ठीक है। जैसे इंक्लूसिव को हम समावेशी कहते हैं और इसको हम समावेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इंक्लूजन का जो मीनिंग है वो ये है कि हमें सारे ही ऑल स्टूडेंट्स यानी सारे ही बच्चों को एक सेम क्लास में लाके, एक सेम इन्वायरमेंट में लाके, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, उनकी एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज में कोई डिस्क्रिमिनेशन किए बिना सभी को एक सेम माहौल में, एक सेम इन्वायरमेंट में लाके पढ़ाना ही इंक्लूजन कहलाता है। यानी हम बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे हमने इंक्लूसिव की बात की, कि इंक्लूसिव का भी मतलब यही है कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जब हम एक साथ एक जगह सेम इन्वायरमेंट में शिक्षा देते हैं, दैट इज इंक्लूसिव। ठीक है। तो शिक्षा में समावेशन, इसका भी मतलब, हमारा इंक्लूजन का मतलब भी यही है कि हमें जो सभी छात्रों को जब हम कक्षा के एक सेम माहौल में शिक्षित करते हैं, तो उनकी योग्यताएं और क्षमताएं, अक्षमताएं कुछ भी हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पे ध्यान ना दें, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जब हम सेम इन्वायरमेंट में एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो वो इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है। ये एम्फेसाइज किस पे करता है, पार्टिसिपेशन पे, बिलोंगिंग पे और लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स पे, यानी भागीदारी, जुड़ाव और सीखने पर जोर देता है इंक्लूजन। ठीक है। इंक्लूजन जस्ट प्लेसमेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक रिफॉर्म लाने का। ठीक है। और इसका एम होता है जो भी हमारे बैरियर्स आते हैं हमारी लर्निंग में, यानी बच्चों की जो लर्निंग में जो भी बैरियर्स आते हैं उनको रिमूव करना, उनको दूर करना, और बच्चों को एक अच्छी और सही शिक्षा प्रणाली से जोड़ के रखना, उनको सही शिक्षा प्रोवाइड करना ही हमारा इंक्लूजन कहलाता है। तो इंक्लूजन से हम यहाँ क्या समझ पाए कि बच्चे में किसी भी तरीके की एबिलिटी हो, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, इन सब पे डिस्क्रिमिनेशन ना होकर जब हम सेम क्लास में, सेम इन्वायरमेंट में बच्चे को शिक्षा कर देते हैं या बच्चे को शिक्षित कर बनाते हैं, तो वहां पे हम इंक्लूजन ला रहे हैं। ठीक है। ये एक तरीके की पार्टिसिपेशन, बिलोंगिंग और लर्निंग पे ज्यादा इम्फेसाइज करता है, और इन सब को, इन सारे ही एम्स को पूरा करने में जो भी बैरियर्स बनते हैं उन चीजों को ये रिमूव भी करता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंक्लूजन। ठीक है। अब इंक्लूजन का जो हम प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे थे, इंक्लूजन के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं। देखिए, इनके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि इनका सबसे पहला प्रिंसिपल है इक्विटी एंड एक्सेस। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको एक इक्वल एक्सेस मिल सके हमारे एजुकेशन का, और उनको काफी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल सके, वो काफी एक्सेस कर पाए, वहां तक पहुंच पाए। तो जरूरी है कि समानता और पहुंच जो है वो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में बनी रहे। तो ये हमारा पहला प्रिंसिपल है इंक्लूजन का, इक्विटी एंड एक्सेस। ठीक है।
सेकेंड है हमारा डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट। यहाँ पे जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको ट्रीट किया जाता है विद उनकी डिग्निटी, चाहे उनकी कोई भी डिफरेंसेस हो, कोई भी तरीके की उनकी डिसेबिलिटी हो या कोई भी तरीके की उनकी एबिलिटी हो, सबको वैल्यू देना चाहिए, डिफरेंसेस को स्वीकार करना चाहिए और उनको प्योर उनकी डिग्निटी के साथ, उनको रिस्पेक्ट के साथ उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। उनमें कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए या आपको ऐसे लोगों के साथ बैठने का अधिकार नहीं है। तो ये सब चीजें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिफरेंसेस को क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए। ठीक है। थर्ड इसका है पार्टिसिपेशन एंड बिलोंगिंग, यानी भागीदारी और जुड़ाव जिसे कहते हैं। हर बच्चे को क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्टेड फील होना चाहिए कि उसको स्कूल द्वारा क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। हर एक्टिविटी में जब हम इसे इन्वॉल्व करेंगे, स्कूल की कोई भी कम्युनिटी है उसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो उस बच्चे को कभी भी ये फील नहीं होगा कि मुझे स्कूल में एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया गया है। क्या होता है कि जैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता था कि जो भी हमारे डिसेबल बच्चे थे उनको रेगुलर बच्चों के साथ रखा तो जरूर जाता था इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये फील होता था कि हम रखे तो गए हैं, इनके साथ पढ़ाए तो जा रहे हैं, लेकिन हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, हमें उन बच्चों के साथ पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिल रहा है, हमें कई चीजों में छोड़ दिया था कि नहीं क्योंकि हम ये हमारी क्षमता नहीं है काम करने की। तो ये सब चीजें इंक्लूसिव एजुकेशन में खत्म कर दी गई। हर बच्चे को समान एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का जो अधिकार है, हर बच्चे को ये फील होना चाहिए कि स्कूल ने उनको एक्सेप्ट किया है एक खुले मन से। ऐसा नहीं कि आप हमारे लिए बोझ हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। लास्ट प्रिंसिपल जो इसका है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब सपोर्ट करना है और फ्लेक्सिबिलिटी भी रखना है। जो हमारे टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं, जो भी हमारे असेसमेंट्स हो सकते हैं, उनको ऐसे अडॉप्ट करना चाहिए कि जो उनकी नीड्स है, वेरिड करती है। देखो बहुत सारे बच्चों की अलग अलग नीड्स होती हैं, कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, तो डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं बच्चों में। तो ऐसी असेसमेंट होनी चाहिए, ऐसी टीचिंग मेथड्स होने चाहिए कि जो सबकी नीड्स को केटर करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चा जल्दी समझता है बस टीचर उसी से खुश हो रहा है, उसी को पढ़ा दे रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जो स्लो लर्नर होते हैं, जिनको चीजें थोड़ी देर में समझ में आती है या दूसरे मेथड से समझ में आती हैं। तो हर टीचिंग मेथड को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है, सपोर्ट करना है। तो ये हमारे जो प्रिंसिपल है किसके हैं, इंक्लूजन के प्रिंसिपल है, कि अगर हम इंक्लूजन लाना चाहते हैं तो हमें क्या लाना पड़ेगा, सबसे पहले इक्विटी और एक्सेस को लाना पड़ेगा, डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट को लाना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन एंड बिलोंगिंग्स को लाना पड़ेगा और सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी को लाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके प्रिंसिपल्स थे। अब रिसोर्स की अगर हम बात करें तो रिसोर्स क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला रिसोर्स है ट्रेन्ड स्पेशल एजुकेटर्स। जो भी हमारे टीचर्स हैं, ठीक है, उनको क्या होना चाहिए, वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो टीचर्स हैं वो कहीं से भी उठ के आ रहे हैं, उनको कम पैसों पे बुला लिया जा रहा है पढ़ाने के लिए और फिर वो बच्चों से मिसबिहेव कर रहे हैं, बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं, उनके टीचिंग मेथड्स अच्छे नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन को बेटर बनाना है इंडिया में, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो टीचर्स हैं वो वेल ट्रेन्ड होने चाहिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। देखिए दो टाइप की हमारी टेक्नोलॉजी होती है, असिस्टिव और एडॉप्टिव। ये हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यहाँ बात की गई, यानी जो सहायक जो बच्चों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियां होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनपे वो रिसोर्स बच्चों को प्रोवाइड करने चाहिए जो बच्चों को असिस्ट कर सके उनकी एजुकेशन के लिए। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान होना चाहिए, पीयर सपोर्ट प्रोग्राम होने चाहिए और इंक्लूसिव करिकुलम मटेरियल्स होने चाहिए। यानी एक बच्चे के लिए उसका अपना इंडिविजुअल जो एजुकेशन प्लान्स है वो बना के उसको देना चाहिए कि कैसे कब वो किस समय क्या चीजें पढ़ सकता है, किस मेथड से पढ़ सकता है, किस तरीके से पढ़ सकता है। ठीक है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स होना चाहिए, यानी जो साथ में जो भी हमारे बच्चे हैं, साथ में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो उसके साथ कोऑपरेट करें, टीचर्स कोऑपरेट करें। तो जरूरी है कि पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट कराए जाएं। और इंक्लूसिव करिकुलम मटेरियल्स, यानी जो हमारा मटेरियल्स है करिकुलम का वो इंक्लूसिव होना चाहिए, वो भी ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा उसको अच्छे से पढ़ पाए। सिर्फ हमें एक तरीके के बच्चों को ध्यान में रख के करिकुलम नहीं डिसाइड करना है, करिकुलम भी हमारा इंक्लूसिव होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं
कि इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपके क्या होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इनको याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की। नेचर कैसा होना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन का? होलिस्टिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए, एम्पावरिंग होना चाहिए। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे नेचर है कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसा होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, यानी वो सभी चीजों को एड्रेस कर सके, जिसमें एकेडमिक्स है, इमोशनल है, सोशल है, फिजिकल डेवलपमेंट है, ये सभी चीजों को एड्रेस करना चाहिए एक इंक्लूसिव एजुकेशन में। फ्लेक्सिबल की अगर बात करें तो टीचिंग और असेसमेंट जो है हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो डाइवर्स नीड को केटर कर सके। ठीक है, कोलैबोरेटिव यानी टीचर्स, पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स और स्टूडेंट वर्क टुगेदर, ये सब चीजें एक साथ होनी चाहिए, ये सब चीजें एक साथ कोलैबोरेट करके होनी चाहिए। ऐसा नहीं टीचर्स पेरेंट्स की नहीं सुन रहा है, पेरेंट टीचर पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, या कोई स्पेशल एजुकेटर टीचर के साथ पढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, कोलैबोरेट ही नहीं करना चाह रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी इसका एक नेचर है। ठीक है, एम्पावरिंग यानी स्टूडेंट आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल, स्टूडेंट को उनको एम्पावर करना है कि वो अपने पोटेंशियल्स यानी अपनी क्षमताओं को जान पाए और उनके साथ वो चीजों में पार्टिसिपेट कर पाए और ऑफ कोर्स आगे बढ़ पाए। तो इनको एम्पावर करना बहुत जरूरी है। तो ये एक नेचर है ये सारे हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन के। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंक्लूजन के मॉडल्स की। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं जिनका यूज करके हम इंक्लूसिव एजुकेशन को स्कूलों में क्या करते हैं, लागू करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे स्टूडेंट की नीड्स होती है, स्कूल की जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको ध्यान में रख के हम जो भी डिफरेंट मॉडल है उसका यूज करके हम इंक्लूसिव एजुकेशन को वहां अप्लाई करते हैं। तो हमारे जो थ्री मेन मॉडल्स हैं हम उनकी बात करेंगे, जिसमें हमारा फुल इंक्लूजन आता है, पार्शियल इंक्लूजन आता है और मेन स्ट्रीमिंग आता है। तो हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि पार्शियल इंक्लूजन क्या होता है। आपसे चार स्टेटमेंट दे दिए जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा राइट है। तो आपको जब तक पता नहीं होगा आप नहीं बता पाएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फुल इंक्लूजन क्या होता है। तो फुल इंक्लूजन, जहाँ पे हम इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण समावेशन मॉडल, ये क्या कहलाता है? फुल इंक्लूजन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से सभी स्टूडेंट को एक क्लास में लेकर आना, यानी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें कोई भी डिसेबिलिटी हो या ना हो, डिसेबिलिटी होती है या नहीं होती है, उनको सेम क्लास में हम सेम करिकुलम के साथ सेम टाइम पे इंटायर डे हम पढ़ाते हैं। एंटायर डे की यहाँ बात हो रही है, कुछ की पॉइंट्स हैं याद रखिएगा। जब एंटायर डे हम स्टूडेंट को एक साथ एक क्लास में एक समय पे सारे ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो हमारा फुल इंक्लूजन कहलाता है। इंक्लूजन का भी हमने क्या मतलब पढ़ा था, जब हम बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सेम टाइम, सेम इन्वायरमेंट, सेम करिकुलर को स्कूल में पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। अब पूर्ण इंक्लूजन यानी पूर्ण समावेशन क्या है, तो उसे हम कहते हैं जब हम सारे ही स्टूडेंट को, उनमें डिसेबिलिटी हो या ना हो, हम सेम क्लासरूम, सेम इन्वायरमेंट, सेम टाइम पे पढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हमारा फुल। देयर इज नो सेपरेट स्पेशल एजुकेशन क्लासेस, मतलब वहां पे कोई भी ऐसे स्पेशल क्लासेस नहीं होती हैं। यस, बट हमारे जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं वो, और जो जनरल एजुकेशन टीचर होते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ मिल के हर बच्चे को पढ़ाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, को टीचिंग कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि को टीचिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे जो भी हमारे स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं और जो भी हमारे जनरल एजुकेशन टीचर्स होते हैं, जब वो एक साथ एक जगह पढ़ाते हैं, एक सामान्य क्लास में सभी बच्चों को फुल इंक्लूजन में पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड को टीचिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आया फुल इंक्लूजन का मतलब, जहां पे हम कोई भी भेदभाव नहीं करते, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम है सबके लिए, डिसेबिलिटी हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, इसका बेनिफिट है कि ये प्रमोट करता है फ्रेंडशिप को, जो सभी बच्चों के बीच जो एक डिस्क्रिमिनेशन की वो जो भावना रहती है वो दूर हो जाती है, सब में फ्रेंडशिप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग होती है सभी बच्चों के बीच आपस में, रिड्यूस करता है जो सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना होता है, एक टेंट बना होता है, और हेल्प करता है किस चीज पे, इक्वल फील कराने में। ठीक है,
चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस भी जान लीजिए। देखिए वेल ट्रेन टीचर्स का चैलेंज बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास वेल ट्रेन टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, और इतने सपोर्टिव भी नहीं होते हमारे स्टाफ, कि हमारे स्टाफ सपोर्ट करें कि अगर किसी बच्चे को किसी तरीके से दिक्कत हो रही है या किसी तरीके से उसको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उसको दोबारा हेल्प कर सकें। तो इसकी ऑफकोर्स है, हमारे पास कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं और कुछ सपोर्ट जो हमारा स्टाफ है वो भी करता है, बट हर जगह ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है आज भी। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आता है। दूसरा चैलेंज ये निकल के आता है कि जो हमारा फ्लेक्सिबल करिकुलम है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जो कि अभी नहीं है। कभी कभी करिकुलम में ऐसी भी चीजें होती हैं जो एक बहुत तेज बच्चे को होती है तो बहुत अच्छी होती है, और हो सकता है सामान्य बच्चा भी इसको ग्रैब कर ले, बट थोड़ा सा जिसका आईक्यू या मेंटल लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है या आईक्यू नहीं सही होता है, उसका थोड़ा कम होता है एक जनरल पर्सपेक्टिव से, तो उस बच्चे के लिए क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत करती है, वो करिकुलम उसके लिए बड़ा हार्ड हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बड़ी रिक्वायरमेंट है करिकुलम में, और रिसोर्सेज की भी बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमने रिसोर्स अभी बात किए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हैं फुल इंक्लूजन में, ये हम फुल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी में भी इसकी देख लीजिएगा, लाभ और जो हमारी चुनौतियां हैं। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या है। एक हमारा स्टूडेंट है जिसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है, बट वो रेगुलर क्लास अटेंड करता है, कैसे, विद द साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेट करते हैं उसको, और हेयरिंग एड जो भी उसके लिए हेयरिंग एड होते हैं उसका यूज करके, और साइन लैंग्वेज का यूज करके वो जो हमारी रेगुलर क्लासेस है वो रेगुलर स्टूडेंट के साथ अटेंड कर पाता है। और इस तरीके से एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है ग्रुप में भी, एक्टिविटीज में भी, और जो भी स्कूल की असेंबलीज है उसमें, फील्ड ट्रिप्स में अपने पीयर ग्रुप्स के साथ। ठीक है, तो एक अगर बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो हियरिंग एड का यूज कर सके, साइन लैंग्वेजेस का यूज कर सके, तो वो अपनी लाइफ में देखो कितना इजी है, रेगुलर बच्चों के साथ तो कोऑपरेट कर पा रहा है, रेगुलर बच्चों के साथ वो आराम से वो अपनी क्लासेस अटेंड कर पा रहा है। तो ये हम कहते हैं इसको फुल इंक्लूजन, कि जहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से एक इंक्लूजन को। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं पार्शियल इंक्लूजन, जहाँ पे हम जिसे हिंदी में कहते हैं आंशिक समावेशन मॉडल। पार्शियल इंक्लूजन कहता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो अपने दिन का दो पार्ट डिवाइड करते हैं, जहाँ पे वो पहला पार्ट जो अपने दिन का जो आधा दिन होता है, यानी हाफ डे होता है, ठीक है, हाफ डे होता है, वो क्या करते हैं, वो रेगुलर क्लास में स्पेंड करते हैं, ठीक है, और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द डे रहता है उनका, वो स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में अपना देते हैं। यानी वो पूरी तरीके से एक साथ सेम क्लास में सेम इन्वायरमेंट में पूरा दिन नहीं पढ़ते, यानी वो कुछ टाइम जो अपने दिन का है वो स्पेंड करते हैं एक रेगुलर क्लास में, और कुछ टाइम जो स्पेंड करते हैं वो स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में अपना स्पेंड करते हैं। ये मॉडल किस चीज में हेल्प करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा हेल्प के लिए जिनको नीड होती है, यानी जिस बच्चों को थोड़ी ज्यादा नीड की आवश्यकता होती है, जिनकी डिसेबिलिटी थोड़ी ज्यादा सीवियर लेवल पे होती है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि उनको एक एक्स्ट्रा हेल्प दी जा सके, और वो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ क्या कर सके, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ भी सीख सके, यानी उनके साथ भी लर्न कर सके, और जो उनको एक्स्ट्रा नीड की हेल्प है वो भी उनको मिल सके। तो ये पार्शियल इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, इसका अगर हम बेनिफिट देखें तो इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इसका बेनिफिट है कि प्रोवाइड करता है स्पेशलाइज्ड सपोर्ट विदाउट कंप्लीट सेपरेशन, यानी बिना कंप्लीट सेपरेशन के बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसी भी हेल्प मिलती है, ऐसी सहायता मिलती है जो कि काफी स्पेशलाइज्ड होती है, जो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग बनी होती है, यानी उनको वो भी सपोर्ट मिल रहा है, और वो सेपरेट भी नहीं होते। वो अपना दिन का हाफ जो डे होता है वो रेगुलर क्लास में बिताते हैं, और हाफ अपने स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में बिताते हैं, जहाँ उनके लिए काफी स्पेशलाइज्ड चीजें बनाई गई हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। और ये अच्छा काम करता है किसके लिए, जिन बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत बनती है, अगर किसी सब्जेक्ट में उन्हें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, उन्हें अलग से समझना है, टाइम लेके टीचर से समझना है, तो ये उसके लिए भी बेटर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान लीजिए सब सेम क्लास में सब चीज एक साथ समझ में आ रही है, मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, तो वो एक्स्ट्रा हेल्प तो ले सकता है ना अपने स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में, तो ये उसके लिए बेनिफिट का काम करता है। देखिए चैलेंज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज क्या है, टीचर्स कैन बी डिफिकल्ट। टीचर्स के लिए क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना डिफिकल्ट हो जाता है।
दूसरा चैलेंज है शेड्यूल कैन बी कॉम्प्लेक्स। एक टीचर के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब उसको एक रेगुलर क्लास में भी समय देना है और एक स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में भी समय देना है, तो उसको अपना टाइम टेबल मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। जो उसने टाइम बनाया है वो टाइम से ना करके उसको डिफरेंट जो स्टूडेंट की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग उनको उस वक्त वो चीजें बताना समझाना, तो कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टीचर्स के लिए। तो ये दो चैलेंजेस हैं जो कि मैंने आपको यहाँ बताए। इसका आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो अपनी रेगुलर जो क्लास है, ठीक है, वो रेगुलर क्लास किस चीज के लिए ज्वाइन करता है, वो ज्वाइन करता है आर्ट के लिए और साइंस के लिए, ठीक है। ये उसकी रेगुलर क्लास हो गई। और अगर बात करते हैं उसको अपनी स्पेशल क्लास ज्वाइन करनी है, तो वो किसके लिए ज्वाइन करनी है, वो ज्वाइन करनी है मैथमेटिक्स और किसके लिए, लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इसके लिए एक बच्चे को क्लास ज्वाइन करनी है स्पेशल, और इसके लिए आर्ट और साइंस के लिए बच्चा रेगुलर क्लास ज्वाइन करता है। तो ये क्या करता है, बच्चा हाफ डे यहाँ पढ़ता है, बच्चा हाफ डे यहाँ पढ़ता है। तो इससे डिफरेंसेस बस ये हो जाती है कि टीचर को यहाँ भी टाइम मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसका टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, दिक्कत होती है यहाँ पर। और टीचर्स के भी जो कोऑर्डिनेटिंग करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा पार्शियल इंक्लूजन कहलाता है, जहाँ पे बच्चा हाफ डे रेगुलर क्लास में जा रहा है और जहाँ हाफ डे वो अपने स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में जा रहा है। तो ये हमारा पार्शियल इंक्लूजन हो गया। अब अगर हम बात करते हैं मेन स्ट्रीमिंग मॉडल की, तो ये क्या है, मुख्य धारा मॉडल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्टूडेंट डिसेबल होते हैं उनको रेगुलर क्लास में तभी लाया जाता है जब वो कुछ अपने सर्टेन एकेडमिक और बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स को मीट कर लेते हैं, यानी उनका इवेल्युएशन हो जाता है कुछ स्टैंडर्ड्स पे, उसके बाद ही वो रेगुलर क्लास में जाते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो स्टूडेंट है उसको चेंज होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्लास, ठीक है। क्लास के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को क्या है, चेंज होना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास नहीं चेंज होगी, क्लास को बिल्कुल चेंज नहीं किया जाएगा एक स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट चाहे कैसे भी करके क्लास में एडजस्ट करे, क्लास में एडजस्ट करने का काम सिर्फ स्टूडेंट का होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कुछ पहले से स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उनको अगर वो पार कर लेता है, उनको मीट कर लेता है, उनका इवैल्यूएशन होता है, अगर वो उसको मीट कर लेते हैं उन स्टैंडर्ड्स को, उसके बाद ही उनको रेगुलर क्लास में जाना है। क्योंकि जो रेगुलर क्लास है वो उनके लिए चेंज नहीं होगी भैया, चेंज तो वो होंगे अपने रेगुलर क्लास के लिए, ठीक है। अगर उनको रेगुलर क्लास में बैठना है तो भाई उनको चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, इसमें छात्र को कक्षा के अनुसार ढलना होता है, ना कि कक्षा को छात्र के अनुसार, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है भाई, इसका बेनिफिट भी देख लीजिए। इनकरेज करता है स्टूडेंट को, उनको अपनी स्किल्स को डेवलप करने में और उनको अपनी गोल्स तक रीच करने में उनको हेल्प करता है, यानी उनको इनकरेज करता है। बच्चे को जब क्लास के अकॉर्डिंग ढलना है तो उनके अंदर मोटिवेशन तो पहले आना चाहिए ना, कि उनको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, उन्हें अपने आप को उन गोल्स तक पहुंचाना है, भाई रेगुलर क्लास में जाना है। तो अपने आप को बच्चा इनकरेज करेगा, तो इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, इनकरेजमेंट उसके अंदर बढ़ता है। सेकंड बेनिफिट क्या है, माइल्ड डिसेबिलिटीज के लिए ये ठीक है। मतलब मान लीजिए एक स्टूडेंट को थोड़ा बहुत चलने में दिक्कत है, ठीक है, तो वो एडजस्ट कर लेगा क्लास में, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपने आप को कक्षा के अकॉर्डिंग क्लास के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेगा। तो उन बच्चों के लिए तो हाँ ठीक है, तो ये बेनिफिट है कि हाँ वो मेन स्ट्रिंग वाले मॉडल्स को अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, तो चैलेंजेस क्या है, जो स्टूडेंट उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो क्राइटेरिया सेट किया गया है उनको अगर वो मीट नहीं कर पाते हैं तो वो अपने आप को क्या, एक्सक्लूसिव फील करते हैं, मतलब वो अलग अलग सा फील करते हैं। उनको लगता है कि मेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब एक अगर वो एक स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाते तो उनके अंदर का जो मोटिवेशन है वो डाउन चला जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का चैलेंज है, इस तरीके के मॉडल में ये चैलेंज देखा जाता है। दूसरा चैलेंज क्या है, ये फुली इंक्लूसिव भी नहीं है, क्योंकि सम स्टूडेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। भाई जो क्राइटेरिया पूरा कर लेता है वही तो रेगुलर स्कूल में जा पाएगा, वही तो इंक्लूसिव एजुकेशन का बेनिफिट उठा पाएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं क्राइटेरिया मीट कर पाते वो तो चले गए ना सेपरेट स्कूल में, तो ये भी एक तरीके फुली इंक्लूसिव तो है नहीं। तो ये इसका एक और चैलेंज है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा हिंदी में लिखा हुआ है,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एक स्टूडेंट है जो कि माइल्ड स्पीच इम्पेयरमेंट वाला है, उसको रेगुलर क्लास तभी ज्वाइन करने को मिला जब उसकी स्पीच थेरेपी में इम्प्रूवमेंट किया गया और उसको कुछ लेसन्स जो हैं वो मिनिमल सपोर्ट के साथ उसको पढ़ाए गए, समझाए गए, और जब वो समझ पाया, जब उसकी स्पीच थेरेपी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, तो उसको रेगुलर क्लास ज्वाइन करने को मिला है। यानी वो उस जो क्राइटेरिया है उसको मीट कर पाया, देन वो रेगुलर क्लास ज्वाइन कर पाया। तो ये कहलाता है हमारा कौन सा मॉडल? मेन स्ट्रीमिंग मॉडल। यानी मुख्य धारा में बच्चों को लाने का जो काम है वो उनको कुछ स्पेशल, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करने के बाद उनको मुख्य धारा में लाना है। यानी कुछ स्पेशल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मीट करने के बाद एक बच्चा रेगुलर क्लास में यानी मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीमिंग में आ सकता है। तो ये हमारे 3 मॉडल्स हैं जिसमें हमने फुल्ली इंक्लूजन की बात की, पार्शियल इंक्लूजन की बात की और मेन स्ट्रीमिंग इंक्लूजन की बात। फुली इंक्लूजन में हमने कहा कि सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, वहां पे फुल इंक्लूजन होता है। पार्शियली में हमने क्या पढ़ा? हाफ डे वो अपने रेगुलर क्लास में होते हैं और हाफ डे वो कहाँ होते हैं? अपने स्पेशल एजुकेशन सेटिंग में। और मेन स्ट्रीमिंग में हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको बच्चे अगर पार कर लेते हैं, मीट कर लेते हैं, उनकी कुछ ट्रेनिंग हो जाती है, कुछ उनके इम्प्रूवमेंट कराए जाते हैं, कुछ इवैल्यूएशंस होते हैं, उसके बाद बच्चे अगर रेगुलर क्लास के लिए उनकी कैपेबिलिटी होती है तो वो उनको रेगुलर क्लास में लाया जाता है। आई होप आपको ये तीनों मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आज की हमारी क्लास 2 थी, जहाँ पे हमने इंक्लूजन पढ़ा, टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़े, इंक्लूजन के नेचर और प्रिंसिपल को पढ़ा, और जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इंक्लूसिव एजुकेशन का वो हमने पढ़ा। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो ये क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपके एग्जाम सब बहुत नजदीक है तो अपनी तैयारी पूरी रखिए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए एमसीक्यूज, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे कि पेपर वाले दिन आपको कुछ नया सा नहीं लगेगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी के लिए आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।